ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। चाहे बड़ा हो या छोटा, संसद का हो या विधानसभा का या फिर पंचायत का, लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। इन दिनों 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। इसी उत्तर प्रदेश में आज दूसरे दौर का मतदान हुआ। 9 जिलों की 55 सीटों पर हुए इस मतदान पर हम इस विशेष प्रोग्राम में खास चर्चा करेंगे, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं लखनऊ से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी। सुशील जी, दूसरे दौर के चुनाव में मतदाताओं ने किन मुद्दों पर वोट डाला है? दूसरे दौर का चुनाव बड़ा अहम है, जो कि 9 जिले हैं। ये सब आप देखें, सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक की पूरी बेल्ट के जिले हैं। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर। और एक तो अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी आबादी है यहाँ पर, दलित आबादी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मुद्दे चुनाव के हैं, जैसे कि किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, गन्ना के भुगतान से जुड़े मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। उसके अलावा जो तमाम पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है वो सबसे अहम मुद्दा रोजगार का है। तो ये सभी मुद्दे यहाँ पर है ही हैं। इसके अलावा जो अल्पसंख्यकों के हित के काम सरकार ने किए हैं, उनकी भी चर्चा की जा रही है। आज हमने प्रधानमंत्री जी को सुना कि कानपुर देहात में उन्होंने किस प्रकार से कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ हो और विभिन्न सरकारी स्कीमों का लाभ हो, ये उनको दिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे अहम हैं। कानून व्यवस्था बहुत अहम मुद्दा है। ये सभी मुद्दे इस क्षेत्र के भी प्रमुख मुद्दे हैं। ये कहा जा सकता है कि आज के दौर का चुनाव खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा हॉट चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक बड़े स्टालवर्ट आजम खान, भारतीय जनता पार्टी के सुरेश खन्ना, महेश चंद्र गुप्ता, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने सही कहा कि इस इलाके में अल्पसंख्यक वोटर बहुत ज्यादा हैं। कई जिलों में तो 50 से 55% तक, 47%, 40%, जैसे बिजनौर में 40 से 50%, रामपुर में 50%, अमरोहा में 40%, मुरादाबाद और संभल में 47%। एक चीज ये है कि 2014 के पहले तक देखा जाता था कि जो अल्पसंख्यक वोटर है वो कंसोलिडेट होकर के वोटिंग करता है। इस बार भी ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, अल्पसंख्यक वोटर हो या बहुसंख्यक वोटर हो, हर वोटर अपने हित का ध्यान रखता है और उसमें अपने अनुकूल, अपने हित को पूरा करने वाली, अपने फायदे की सरकार चाहता है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय की यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि दलित वर्ग है वो भी बड़ी संख्या में है। आप सहारनपुर में देखें, बिजनौर में देखें, अमरोहा में देखें, इन सब में है। इसके अलावा ओबीसी जातियां भी बहुत प्रमुखता से, खासतौर पर संभल और बदायूं के हिस्से में, और शाहजहांपुर बरेली की बेल्ट में भी है, वहां भी काफी बड़ी संख्या में है। और अल्पसंख्यक समुदाय की स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो डिसाइडिंग फैक्टर आप कह सकते हैं चुनाव में। तो स्वाभाविक है उनके मुद्दे सभी पार्टियां उठाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी बार बार अपने जो नेता हैं आजम खान, उनकी गैर मौजूदगी की बात हो रही है। गैर मौजूदगी को उसको कैश कराने की भी पॉलिटिकली बात हो रही है। तो वो सारी चर्चाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यकों के लिए किए गए काम, सभी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी, इन सभी चीजों की चर्चा हो रही। तो स्वाभाविक तौर पर अल्पसंख्यक एक बड़ा पोर्शन है वोट का उस क्षेत्र में, तो उनके मुद्दे सभी पार्टियों की तरफ से उठाए गए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल हेमंत तिवारी जी से। तिवारी जी, इन 55 सीटों के लिए 4 पार्टियों ने 77 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, और जो सबसे बड़ा दावा करती है अल्पसंख्यक वोटों का, समाजवादी पार्टी, उसने तो सिर्फ 18, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 23, कांग्रेस ने 21 और AIMIM ने 15 उम्मीदवार उतारे हैं। क्या अंदाज लगाया जाए इसका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये चरण जो है, इसमें अधिकांश सीटें वो मुस्लिम मतदाताओं के बहुल वाली हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो इन मतदाताओं के बड़े दावेदार हैं, जिनका स्टेक रहा है पहले से, उनका जोर ज्यादा होगा। मुझे लग रहा है कि यही स्ट्रेटजी सबने अपनाई है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण इस चुनाव में देखने को अभी तक मिली है, खासतौर से इस चरण में, कि पहले चरण के मुकाबले इस चरण में जो वोटिंग टर्नआउट है वो बहुत बम्पर हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद बात है। पहले चरण में हमने देखा कि शहरी क्षेत्रों में बड़ी अनव्यवस्था रही मतदाताओं की, बहुत कम लोग गए
वोट डालने, जैसे गौतम बुद्ध नगर या गाजियाबाद जैसे जो जिले हैं, आगरा शहर में भी कम वोटिंग हुई अपेक्षाकृत, रूरल एरियाज में ज्यादा हुई। लेकिन यहाँ सहारनपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक लगातार इसके बड़े मायने होते हैं। देखिए, चरण निश्चित रूप से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का था, बावजूद इसके ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और निश्चित रूप से जैसा अभी सुशील जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक ऐसा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का जो बड़ा अपीलिंग है। और अब तक 2014 के बाद, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में प्रधानमंत्री जी की बातों का, उनकी योजनाओं को लोगों ने स्वीकार किया है और उसको प्राथमिक मान करके, उसको अहम मान करके वोटिंग की है। अब जैसे मैं बता दूं आपको, एक बड़ी आश्चर्यजनक लोगों को बात लगती है, लेकिन 2017 और 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्हीं 9 जिलों में कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जो मुस्लिम बहुल पोलिंग बूथ थे, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले। थोड़ा सा लोगों को अजूबा सा लगता है। देवबंद से तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीता है। जी, मैं खाली पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, जैसे एक कुतुबपुर पोलिंग बूथ मान लीजिए है, कुतुबपुर में 1400 टोटल वोट है, 1400 में 1100 वोट मुस्लिम मतदाताओं के हैं। अगर 1100 वोट मुस्लिम मतदाताओं के 1400 में है और 850 की पोलिंग होती है और उसमें 600 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को अगर मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि वो जो जाति संप्रदाय वाली चीजें थी क्या, मैं कहता हूँ अभी हैं, लेकिन उससे अलग हट करके लोगों ने इश्यूज पर या जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स उनको मिल रहे हैं उस पर वोट दिया। जब वहाँ बात की गई तो उनका कहना था कि साहब देखिए, हमको तो शौचालय मिला है, हमको घर मिला है, हमको गैस सिलेंडर मिला है। हेमंत जी, 2003 के विधानसभा चुनाव याद आ रहे हैं, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे और तीनों राज्यों में जब सरकारें बनी थी तो कहा गया था कि बीएसपी की जीत हुई है। बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं, बिजली, सड़क, पानी। लेकिन फिर देखेंगे कि पूरी राजनीति उधर ही घूम के चली गई। तो क्या लगता है, आप जिस तरह से बता रहे हैं और आप बड़े अनुभवी हैं, क्या लगता है कि इस बार ये जो जाति और धर्म की जो राजनीति होती रही और उससे चुनाव प्रभावित होते रहे हैं, उत्तर प्रदेश नया इतिहास, नई इबारत रचने जा रहा है? सरकार के परफॉर्मेंस पर वोट हो, सरकार बेहतर करती है तो उसके पक्ष में वोट हो, सरकार ठीक नहीं करती है तो निश्चित रूप से प्रतिरोध विरोध का अधिकार जनता जनार्दन को होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब भी ऐसा नहीं हो पा रहा। दरअसल इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि 1990 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल की राजनीति का दौर आया और क्षेत्रीय छत्रपों यानी क्षेत्रीय पार्टियों का एक लंबा शासन चला, आपने देखा होगा ये ऐसा कालखंड था जब यहाँ 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, 3 बार मुलायम सिंह यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर बने समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक हैं, और चौथी बार 2012 में जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तो 8 बार मुख्यमंत्री का पद क्षेत्रीय पार्टियों ने सुशोभित किया। ऐसे में जाति आधारित वोटों पर फोकस करने का एक ऐसा दौर आया जिसको मैं जाति तौर पर लोकतंत्र के हित में नहीं मानता हूं। लेकिन बात यह है कि यही यथार्थ है, यही असलियत है। उम्मीदवार जाति की मतदाताओं की संख्या देख करके दिए जाते हैं, सारी पार्टियां ऐसा करती हैं। और चूंकि जीतने का एक संघर्ष होता है, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें विनेबिलिटी मतलब जीतने की काबिलियत देखी जाती है उम्मीदवार की, और जब जीतने की काबिलियत देखी जाती है तो हमारी बदकिस्मती है कि उसमें जाति और धर्म देखा जाता है और उस आधार पर हम ज्यादातर पार्टियां कैंडिडेट देती हैं। हो सकता कुछ पार्टियां अपवाद हों। अभी आपने जो मूल प्रश्न किया था कि कितने लोगों ने कितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, देखिए मुस्लिम उम्मीदवारों का भी एक बड़ा गणित है। वही मैं समझना चाहता था और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे। इनका गणित मैं आपको बता दूं। 90 के बाद की पॉलिटिक्स में आप देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95 कार सेवकों पर जब अयोध्या में गोली चली, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, इनको मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा और उनको भी इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई, उन्होंने स्वीकार किया और ये माना जाने लगा कि हिंदी बेल्ट में मुसलमानों के सबसे लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह यादव हैं। उसके बाद काशीराम मायावती बसपा लेकर के आए, उन्होंने वहां सेंध मारी। तो जातियों के बड़े वोट बैंक पर सेंध मारी, प्रतिस्पर्धा, प्रलोभन, उनकी बातें करना, उनको प्रतिनिधित्व देना, जब से परंपरा शुरू हुई तब से बातें चालू हो गई। लेकिन अभी यहाँ के बारे में बता दूं, मुस्लिम वोटों पर लक्ष्य था गठबंधन का, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन है कि मुस्लिम मत उनको एक मुश्त मिले, एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो।
लेकिन संजोग की बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट्स फील्ड किए वो मुस्लिम वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को, इससे उनका ये जो सपना था, उनका जो लक्ष्य था, उस पर निश्चित रूप से एक बड़ा विराम लग सकता है। एक बात का मेंशन जरूर करना चाहूंगा। आप देखिए, मुस्लिम मतों का विभाजन और दलित मतों में भारतीय जनता पार्टी की सेंध, ये दो ऐसे बड़े कारक थे 2017 में, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में लायन शेयर मिला और बसपा साफ हो गई। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल ये है कि जो सहारनपुर की नकुड़ सीट है, वहाँ से जो धर्मपाल सैनी जी हैं, बड़े नेता हैं, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब भी नहीं डिगे, लेकिन 2017 में वो बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और जो आप जीतने वाले कैंडिडेट की बात कर रहे थे कि वो जीतने वाले कैंडिडेट का ही आजकल महत्व बढ़ गया है, तो इसमें राजनीतिक जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो पीछे छूट जाती है। धर्म सिंह सैनी क्या असर डालेंगे? अब तो वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्या इसका भी कुछ असर नजर आएगा इन चुनावों में? क्या इस बार मतदाताओं ने इस पर भी ध्यान दिया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि धर्म सिंह सैनी समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। वेस्टर्न यूपी के नकुड़ विधानसभा सीट से 4 बार लगातार चुनाव जीते हैं। पिछले 2 चुनाव 2012 और 17 के उन्होंने जो इनके सबसे बड़े वेस्टर्न यूपी के कांग्रेस के प्रमुख नेता इमरान साहब हुआ करते थे, उनको उन्होंने हराया। करीब 5-5 हजार वोट से दोनों चुनाव में उनको हराया। 2012 में बसपा से जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी बदल ली। 2017 में भी 5000 से ही वो भारतीय जनता पार्टी के उसमें भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया, जबकि यहाँ कैबिनेट मंत्री थे। छोड़ना उनकी मजबूरी इसलिए थी कि नकुड़ सीट का जो समीकरण है वो बड़ा अलग किस्म का है, और अगर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में चले जाते और धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए इनको मजबूरी में जाना पड़ा, और आज वही इमरान मसूद उस सीट पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। पिछली बार इन 9 जिलों में जो 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 मिली थी, कांग्रेस 2 पर जीती थी। मतलब क्या इस बार इक्वेशन कुछ बदलता नजर आएगा? हालांकि तो मतदाता इस बार ऐसा माना जा रहा है कि मुखर नहीं है, वो थोड़ा चुप सा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उसकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, उसी हिसाब से उसने पूरा जोर लगाया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ और सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, ये लगातार वहां डटे रहे। पिछले बार क्या हुआ, 2017 में 38 सीटें 55 में उनको यहाँ इसलिए मिली थी कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन हुआ। बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं ला पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम बहुत सीटों पर बहुत अच्छे खासे वोट हासिल किए। उसको अपने दलितों का जो मूल वोट बैंक है उसको भी वोट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोटों पे अच्छी खासी सेफ लगाई थी, और यही नतीजा था कि 38 स्थानों पर, यानी वो चरण में लायन शेयर उनका था। जो 23 उम्मीदवार मायावती जी ने उतारे हैं, उनका तो कुछ असर तो पड़ना चाहिए, ऐसी संभावना तो जताई जा रही है। देखिए, पहले चरण में शायद यह बात बहुत अच्छी तौर पे नहीं स्वीकार की गई, लेकिन दूसरे चरण में उन्होंने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, और निश्चित रूप से मुस्लिम मतों का जो विभाजन होगा वो भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं कई सीटों पर फायदा दे सकता है। बहुजन समाज पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में जो कुछ सीटें हासिल करने में कामयाब रही उत्तर प्रदेश से, उसमें से इसी इलाके की 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की स्थिति बहुत अलग थी। मायावती ने एक असंभव सा गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में मिलना 1995 की स्टेट गेस्ट हाउस कांड की घटना के बाद यह संभव सा प्रतीत होता था। यूपी में यहाँ तक कहा जाता था कि अगर ऐसा हुआ तो माना जाए कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, लेकिन चूंकि मायावती बहुत तो डेस्परेटली चाहती थी कि ये अलायंस बने, 2014 में उनकी सीटें शून्य, तो उनको अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिलाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी दिक्कत हो गई, वहाँ वोटों का ट्रांसफर नहीं हुआ। जो यादव वोट माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के और दलितों के बीच कुछ पुरानी घटनाएं बहुत सारी ऐसी रही हैं जिसके नाते उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम वोटों का एक मुश्त गठबंधन की ओर गए। तो इसका फायदा मायावती को तो मिल गया, समाजवादी पार्टी इससे महरूम रह गई क्योंकि वोट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ। दोनों नेताओं की सोच एक जैसी नहीं थी। बहरहाल इतना तो कह सकते हैं कि भारी मतदान यानी लोकतंत्र की बड़ी जीत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।